चलें we Assalamu alaikum. We are in our lecture 17 of our course, which means in the 6th week and second class. Today my focus point would be property and relations of an ideal gas. अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है और पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर ली थी जो कि आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अब वहीं से मैं आगे लेकर जाऊंगा and we will talk about property relations of an ideal gas. First of all, before I go on, ये तो आपको मालूम था कि कहीं ना कहीं heat capacity was linked to the ideal gas. कैसे लिंक थी ये अभी आगे बात करेंगे, मगर मैंने आपको मेयर्स डेरिवेशन पहले ही करवा दी थी और मैंने आपको कहा था कि ये रिलेशन भूलिएगा नहीं, या ये रिलेशन की डेरिवेशन याद कर लीजिए, which is the Mayer's equation Cp minus Cv is equal to R. अब उसी डेफिनेशन से हम चलते हैं क्योंकि इधर हीट कैपेसिटीज का जिक्र आ रहा है। द डेफिनेशन ऑफ अ हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम लीड्स फॉर एन आइडियल गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम लीड करेगी आइडियल गैस के डेरिवेशन में। वी नो दैट Cv इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। हमें कैसे मालूम Cv फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर है? आपको मैंने प्रूव कर कर बताया था कि Cv हमेशा डेल्टा U से रिलेट करती है। डेल्टा U इज इक्वल टू Cv dt. द ओनली पैरामीटर दैट du विल डिपेंड अपॉन इज टेम्परेचर। इसीलिए Cv इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है या आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो ऑटोमेटिकली आपका Cv जीरो हो जाएगा। ये पहले बताया हुआ था। इसी तरह आपको मैंने एक डेरिवेशन दिया था, डिफाइन किया था एंथैल्पी को। द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर एंथैल्पी इज अप्लाइड टू एन आइडियल गैस ऑल्सो। एंथैल्पी आप आइडियल गैस पे भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब आप एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं तो एंथैल्पी जब ओपन आउट होती है तो एंथैल्पी इज du is equal to PV. If you remember the ideal gas equation is simply PV is equal to RT. अगर PV is equal to RT हो गया तो आप ऑटोमेटिकली PV की जगह RT लेकर आ सकते हैं। जब आप R को इनकॉर्पोरेट कर लिया एंथैल्पी के इक्वेशन में तो ऑटोमेटिकली आइडियल गैस का लिंक हो गया एंथैल्पी में। सो डिफाइनिंग द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी which is applied to an ideal gas also leads to the conclusion that H is a function of temperature only. और ये बात हमें पहले मालूम थी कि H was a function of temperature. How do we know H is a function of temperature? अभी ये थर्ड लाइन के अंदर आएगा, but we knew that H is a function of temperature because delta H is equal to Cp delta T. जिस तरह Cv delta T is equal to delta U, उसी तरह Cp delta T is equal to delta H. So it is a function of temperature. अब एंथैल्पी को अगर आप ओपन करेंगे तो पहली टर्म है du. du is a function of temperature. दूसरी टर्म आ रही है RT. R के साथ वैसे ही फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ रहा है क्योंकि PV is equal to RT, आपने RT डाल दिया। अगर ये दोनों फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर हैं तो automatically H is also a function of temperature because both the right hand sides depend upon the temperature. The left hand side will also depend upon the temperature. So इस तरह I've proven that Cv depends upon temperature, Cp depends upon temperature. Let's take a step forward. अब जो मैं बात पहले की थी कि हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है दैट द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वही बात है, देखें Cp इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा H अपॉन डेल्टा T प्रेशर कांस्टेंट। अगर डेल्टा H इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आपके पास बन जाएगा Cp डेल्टा T। अब जो आपका सेकेंड इक्वेशन है which means this equation dH is equal to du plus PV, अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या हुआ? we know that Cp is equal to dH upon dt. Cp is equal to dH upon dt हमें थर्ड इक्वेशन से मिला, यानी ये जो इक्वेशन इसके ऊपर है इसी स्लाइड पे, इससे हमें मालूम पड़ गया Cp is equal to dH upon dt।
और सेकेंड इक्वेशन से हमें ये मालूम है कि dH अपॉन dt इज नथिंग बट dut प्लस RT। यही चीज मैंने यहां लिखी है, dH अपॉन dt इज नथिंग बट du अपॉन dt प्लस R। RT मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि मैंने T से डिवाइड कर दिया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कर लिया। तो अगर देखा जाए तो Cp वैसे के वैसे Cp रहेगा, du अपॉन dt Cv बन जाएगा। कैसे बना, फर्स्ट इक्वेशन देखें, Cv इज इक्वल टू dut अपॉन dt, तो ये बन गया Cv, और इसके बाद R आपके पास वैसे के वैसे रह गया, वहां से T इसका एलिमिनेशन में निकल गया। तो व्हाट डिड यू गेट, यू गॉट द मेयर्स इक्वेशन। ये रिलेशन मैंने आपको पूरी डिराइव कर कर दिखाई थी, दिस इज द मेयर्स इक्वेशन। But the function of the Mayer's equation is it links the ideal gas towards with the specific heats at constant pressure, constant volume. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल पर मोल केल्विन। क्यों होते हैं, क्योंकि आइडियल गैस जो आर है उसके यूनिट्स होते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। ये दोनों आपस में इक्वेट जब ही हो सकते हैं जब इनके अंदर यूनिट कंसिस्टेंसी हो या डायमेंशन सेम हो, वरना आपस में ऐड नहीं हो सकते थे। तो ये वही एक रेपिटेशन है कि आपको बता रहे हैं कि हमने मेयर्स इक्वेशन से लिंक किया है, सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, because derivation was done before। यहां तक कोई मसला? I will move on then। अब important point of Mayer's equation, इसको प्लीज सुन लीजिए। The Mayer's equation does not imply that Cp and Cv are themselves constant for an ideal gas। ये नहीं बोलता है कि Cp और Cv हर आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट है, ये सिर्फ ये बोलता है कि ये टेम्परेचर से इस तरह वैरी करता है। व्हाई डू आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, बिकॉज Cp एंड Cv आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, R इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, दे वैरी इन सच अ वे दैट द डिफरेंस इज R। इसका मतलब ये हुआ, सपोज मेरे पास तीन आइडियल गैस हैं, एक आइडियल गैस मेरे पास एयर है, दूसरी आइडियल गैस मेरे पास ऑक्सीजन है, थर्ड आइडियल गैस मेरे पास नाइट्रोजन है। अगर मैं ये बोलूं कि Cp Cv आर कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम, इसका मतलब ये हुआ जो Cp मेरी एयर के लिए हो वही Cp मेरी ऑक्सीजन के लिए होगी, वही Cp मेरी नाइट्रोजन के लिए होगी। मगर हकीकत में ये नहीं होता। It can be possible that the Cp for air is 16, it can be possible the Cp for oxygen is 28, it can be possible the Cp of nitrogen is 10, that is possible। But important point is that ये Cp Cv constant नहीं है हर आइडियल गैस के लिए। कांस्टेंट क्या है, दे वेरी विद टेम्परेचर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस इज R। अगर नाइट्रोजन की Cp 20 है तो उसकी Cv लाजमी 12 होगी या 12 के करीब होगी। अगर एयर की Cp 14 है तो उसकी Cv लाजमी 6 होगी या 6 के करीब होगी। अगर ऑक्सीजन की Cp 29 है तो उसकी Cv लाजमी 21 होगी। यानी उनका जो आपस में डिफरेंस होगा that is going to be a constant volume, constant value of around 8 joule per mole per Kelvin, which is the value of the universal gas constant, but their own specific value will not be constant। So sometimes the student makes a mistake कि if I change the ideal gas, वो ये समझते हैं कि अगर इसकी Cp, एयर की Cp अगर 14 है तो इसलिए ऑक्सीजन की भी Cp 14 हो सकती है, not necessarily। अब for any change of state of an ideal gas, the following equations are applicable। ये equations मैंने आपको पहले बता दिए थे। du is equal to Cv delta T, dH is equal to Cp delta T। अगर कोई ये पूछता है कि ये Ig क्या है, this is ideal gas, रिलेशन वही है, du is equal to Cv delta T, dH is equal to Cp delta T। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर ये आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट्स हैं। अगर आप आइडियल गैस ना भी लिखें तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये जो दोनों रिलेशन है ये किसको इक्वल करेंगी। अगर मैं बात करता हूं du इज इक्वल टू Cv डेल्टा T,
ये नहीं भूलिएगा दिस विल ऑल्सो इक्वल टू क्यू। अगर मैं बात करता हूं डी एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, ये नहीं भूलिएगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू। दैट वॉज वन फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। दूसरा फॉर्म सिर्फ ये है इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर आपने लिखना है। अगर आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा यू को वैसे के वैसे रहने देंगे, इंटीग्रल लिमिट्स की साइन आ जाएगी cv डेल्टा t। वी नो दैट cv इज कांस्टेंट। अगर cv कांस्टेंट है तो आप cv को बाहर ले आएंगे, तो आपके पास बन जाएगा लिमिट cv cv लिमिट dt इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव ऑफ dt इज delta t t2 minus t1 which is the same as du is equal to cv delta t. These are just two different forms of writing it. कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम कर दिया है। अब बात आती है इक्वेशन फॉर प्रोसेस कैलकुलेशंस फॉर आइडियल गैस। पहले मैंने क्या किया था, आई टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टी रिलेशंस ऑफ एन आइडियल गैस, यानी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, specific heat at a constant pressure, specific heat at a constant pressure, specific volume at a constant temperature, ये सारी मैंने बात की। अब मैं बात करता हूं इसके इक्वेशन प्रोसेस आइडियल गैस के अंदर। अब हमें अगर कोई भी प्रोसेस कैलकुलेट करनी होती है ना, बहुत सारी प्रोसेस होती है इंडस्ट्री के अंदर, सब में एक चीज कॉमन है कि हम जो भी प्रोसेस कैलकुलेट करें एज अ केमिकल इंजीनियर वी नीड टू कैलकुलेट बोथ द वर्क एंड द हीट। कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। वर्क ऑफ अ मैकेनिकली रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम, मैं आपको बोल बोल कर थक गया हूं कि द वर्क ऑफ अ मैकेनिकली रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम इज dw is equal to minus pdv। पहले लेक्चर से मैं ये कह रहा हूं dw is equal to minus pdv। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, वो यही बोलते हैं कि w को अगर आप माइनस pdv बोलते हैं तो हम फर्स्ट लॉ के अंदर u प्लस w डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w क्यों लिखते हैं, q माइनस pdv क्यों नहीं लिखते, या q माइनस w क्यों नहीं लिखते जब वो माइनस होता है। मैंने उनको यही कहा था माइनस वो हो जाएगा माना, बट बाय कन्वेंशन इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। अगर आप वहां पर माइनस डाल देंगे तो बाय कन्वेंशन आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा, बिकॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय मॉडर्न कन्वेंशन इज डिफाइंड एज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस the work done on the system is the first law of thermodynamics। अगर आप पहले ही माइनस डब्ल्यू डाल दें तो आपने अपना यूनिवर्सल लॉ ही चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू व्हाट you've written, you would have written that is the heat supplied to the system plus the work done by the system, माइनस साइन आ जाएगी। that is not right by definition of the first law। तो इसीलिए dw is equal to minus pdv। इन अदर वर्ड्स डेल्टा u is equal to q plus w। अब यही देखें फॉर एन आइडियल गैस, जब मैं आइडियल गैस की बात करता हूं क्लोज सिस्टम के अंदर, जो मेरा फर्स्ट लॉ है दैट कैन बी रिटन एज cv dt is equal to dq plus w। dq plus w अपनी तरह से, there is a mistake here, this should not have been dq plus w, this should have been dq plus dw। सो जिस तरह तो डेल्टा u इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो इसलिए डेल्टा u की जगह मैं cv डेल्टा t लिख देता हूं एज आई डिराइव फ्रॉम द इक्वेशंस बिफोर। तो इफ dw इज सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन, अगर मैं dw को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूं तो मेरा इक्वेशन क्या होना चाहिए, मेरा इक्वेशन बन जाना चाहिए cv डेल्टा t इज इक्वल टू dq माइनस dw, या सॉरी माइनस pdv, क्योंकि pdv ऊपर है यहाँ पर, बट अगर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस pdv। कंफ्यूज नहीं हुईएगा, ये देखें इन दिस cv डेल्टा t इज मेड द सब्जेक्ट, इसलिए माइनस pdv होता है। बट हमेशा हम मैथमेटिकली टॉट होते हैं, बचपन से आपने पढ़ा हो कि माइनस साइन देखने में अच्छी नहीं लगती, प्लस साइन देखने में अच्छी लगती है, या डी क्यू को सब्जेक्ट बना दें। तो यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ पर डी क्यू बना हुआ है, तो डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अगर आप एग्जाम में आंसर कर रहे हैं और आप इसको लिखते हैं सी वी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू
माइनस पीडीवी, इट इज नॉट रॉन्ग, आई विल मार्क इट करेक्ट, क्योंकि जब आप माइनस पीडीवी को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली प्लस मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है. So you can write it in this form, you can write it in this form. तो कोई मुझसे ये नहीं पूछे कि ऊपर माइनस पीडीवी लिखा है नीचे प्लस पीडीवी लिखा है. क्वेश्चन पूछने से पहले, तंग करने से पहले क्वेश्चन एक दफा देख लिया करें कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, CV डेल्टा टी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, DQ. Obviously the signs are going to be different based on what you make the subject. So the equation contains all the variables. ये जो इक्वेशन कंटेन करता है ये सारे वेरिएबल कंटेन करता है, P भी कंटेन करता है, T भी कंटेन करता है और V भी कंटेन करता है. अगर इसने तीनों वेरिएबल कंटेन कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये हो गई कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बन गया. तीन इक्वेशन इसने आपस में रिलेट कर लिए, इसलिए आइडियल गैस जो है दैट इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब बात करते हैं वेरिएबल्स की कि इफ इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स एट एनी वन टाइम ओनली 2 ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, या अगर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं स्टैट्स में किया होगा. जब आप एक्स एंड वाई ग्राफ प्लॉट करते हैं, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. एक होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. Independent variable is the variable which does not influence the experiment, which does not change. Dependent variable is the variable which changes and is dependent upon the independent variable. By norm, हम हमेशा x axis को mathematically बात कर रहा हूँ, x axis को independent variable लेते हैं, y variable को dependent variable लेते हैं. I will give you an example. For example, I want to find the elasticity of Hooke's law. या मुझे इलास्टिक लिमिट देखना है. इलास्टिक लिमिट देखने के लिए मैं x एक्सिस पे क्या रखता हूँ, मैं x एक्सिस पे रखता हूँ the amount of weight that I have changed, which means शुरू में मेरे पास 0 न्यूटन होता है, उसके बाद 5 न्यूटन कर लिया, 7 न्यूटन कर लिया, 10 न्यूटन कर लिया. फोर्स मेरी बढ़ती रहेगी अकॉर्डिंग टू द वेट दैट आई पुट. उससे मुझे मेरा इलास्टिक लिमिट मालूम पड़ जाएगा. जब मुझे ये मालूम पड़ता है तो व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द मास. फोर्स विल डिपेंड अपॉन द मास के कितनी फोर्स लग रही है. सो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल व्हिच इज अंडर योर कंट्रोल. यानी आप जो मास ऐड कर रहे हो दैट इज अंडर योर कंट्रोल, जो वेट उसके अंदर आ रहा है दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिपेंडेंट एंड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. एक वक्त के अंदर हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं. दिस मीन्स दैट इफ माई independent variables are pressure and temperature, my volume will definitely be dependent. If my independent are volume and pressure, temperature will be dependent. If my independent are temperature and pressure, volume would be dependent. यहां तक क्लियर है? Yes, no? Yes sir. अब देखें, 2 सोल्यूशन हो सकते हैं कि किसी की आवाज नहीं निकली है. एक्चुअली 3 सोल्यूशन हो सकते हैं. एक सोल्यूशन तो ये है कि जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं वो अभी तक उठे नहीं है या आए नहीं है. अब दूसरा सोल्यूशन ये है कि या तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तीसरा सोल्यूशन ये है या तो कुछ नहीं समझ आ रहा. और मुझे कम से कम बताएं तो सही कि कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा वो वाला सोल्यूशन तो नहीं है ना. ये नहीं समझ आ रहा है. हाँ, सर. कल को मालूम पड़े कुछ नहीं समझ आ रहा है और फिर मैं, क्योंकि फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत लगता है. अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे. वर्किंग ऑफ इक्वेशंस ऑफ DQ एंड DW. आप तीनों कंडीशंस के लिए DQ एंड DW निकाल सकते हैं. That will depend upon the pair of variables which are selected independent and which is eliminated. इसका मतलब ये हुआ कि if I keep pressure as the dependent variable, I can find out DQ and DW. If I keep volume dependent, I can find DQ and DW. If I keep temperature different, I can find DQ and DW. सबका DQ और DW अलग होगा. The equations are applied to various ideal gas processes that are described.
ये जो इक्वेशंस डिराइव होते हैं ना, ये तमाम आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई हो सकते हैं। सिर्फ कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो इक्वेशन मैं डिराइव करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये पीवीटी आइडियल गैस से ही आ रहा है। जब आप आर को लिंक कर रहे हैं तो आइडियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन के अंदर है कि कोई गैस एक नॉर्मल गैस है या एक रियल गैस है या एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द आइडियल गैस, कहीं पे मेंशन नहीं है कि यू अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस और समथिंग, you cannot apply these equations. They are only applicable to ideal gas. Number 2, mechanically reversible process. Mechanically reversible process की दो conditions मैंने आपको पहले बताई थी. And the third thing for mechanically reversible process is dW is equal to minus PdV. So it is only applicable to where dW is minus PdV. Third thing, it is a closed system. It has to be a closed system, क्योंकि अगर क्लोज सिस्टम नहीं होगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट अप्लाइड, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द क्लोज सिस्टम जिस तरह हमने उसको डिफाइन किया था. So if I ever ask you the conditions for dq and dw, what they depend upon, they depend upon all these three conditions. If you want full marks for that, all three conditions have to be listed. You cannot just write one condition and say that it is dependent upon this. सर जी उठ सर गए अगर आप? हम सिस्टम की बात करें सर तो यस सर, क्वेश्चन में सर अगर सिर्फ सिस्टम मेंशन होगा तो हम क्लोज सिस्टम को बाय डिफॉल्ट लेंगे। क्या अगर सिस्टम मेंशन होगा तो देखें, अब बाय डिफॉल्ट हम फिर क्लोज सिस्टम लेंगे। it is always taken as a closed system because the first law of thermodynamics is modeled on a closed system. So if I say a system, you have to assume that it's a closed system. All your जितने भी आपके न्यूमेरिकल है ना, वो सारे क्लोज सिस्टम के ऊपर हैं। या तो वो मेंशन होगा assume a closed system, नहीं मेंशन है you assume it's a closed system. चलें, ओके सर। अब बात करते हैं डेरिवेशंस की। सबसे पहला केस करते हैं, सबसे इजीएस्ट केस। प्लीज फॉलो मी, दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। पहले केस के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा P सब्जेक्ट है। अगर मेरा P सब्जेक्ट है, दिस मीन्स दैट P इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मेरा P डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, दैट मीन्स जो दूसरे दो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, those are independent variables. So my case one is P is my dependent variable. सबसे पहले without anything मैं ideal gas equation लिख लूं, PV is equal to RT. Derivation के लिए आप assume करें कि N is equal to 1, आपका basis 1 mole है. To make the calculation simpler, PV is equal to nRT आप लगाएं, आप P को सब्जेक्ट बना दें RT upon V. RT upon V आपने बना दिया। अब आप क्या करें कि जो आपने अपना इक्वेशन 1 बनाया है, P इज इक्वल टू RT अपॉन V, वो आप अपने फर्स्ट लॉ के अंदर डालें। जब आप ये इक्वेशन रिलेट कर रहे हैं ना, दो लॉ इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपना आइडियल गैस इक्वेशन लिख लें, दूसरा आप अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लें। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ dq लिखा है। अगर कोई स्टूडेंट इसको यूं लिखता, CVDT is equal to dq minus PdV, that is also correct. That is writing the first law in terms of delta U. मैंने इसको in terms of dq लिख दिया है क्योंकि मुझे बाद में सब्जेक्ट dq को ही बनाना है। मुझे रिलेशन ढूंढनी है, अगर आप यहाँ पर देखें, dq के लिए और dw के लिए, इसीलिए मैंने dq को सब्जेक्ट बनाया है। Either way is correct, there will be no negative marking for changing the form. तो मैंने dq को सब्जेक्ट बनाया है in terms of first law, dq is equal to cv delta t plus pdv. अब मैं क्या करूं? dq को वैसे के वैसे रहने दूं, cvd को वैसे के वैसा रहने दूं, p की जगह मैं डाल दूं RT अपॉन V। जब मैंने RT अपॉन V डाला तो यहां पर एक dV भी था। दिस इज सिंपली dV अपॉन V बन जाएगा।
अब ये जो मेरा इक्वेशन है ये dq की टर्म्स हैं। अगर मैं बोलता कि मुझे इसको q चाहिए, ये देखें ये dq रिलेशन है, अगर मैं बोलता मुझे q चाहिए तो आई वुड हैव हैड टू इंटीग्रेट इट। क्वेश्चन मेरा देखें, मैं अगर आपको बोलूं dq है मुझे q चाहिए तो आप q के लिए बोलते q का रिलेशन होता qv इज इक्वल टू cv t2 माइनस t1 प्लस rt ln v2 अपॉन v1। आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। पर अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है इन रिलेशंस ऑफ dq एंड dw, तो यू डू नॉट नीड टू इंटीग्रेट इट एट दिस टाइम। ये मेरा रिलेशन था dq का, प्रोवाइडेड माय प्रेशर इज कांस्टेंट, माय प्रेशर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब dq का रिलेशन तो हो गया, इसी तरह एक dw का रिलेशन होता है। dw क्या है, dw इज इक्वल टू माइनस pdv। p की जगह में क्या लिखूंगा, ये rt अपॉन v जो मैंने ऊपर ढूंढा है, तो इज इक्वल टू माइनस rt अपॉन v dv। दिस इज dw। अगर मैं आपसे पूछता मुझे वर्क का रिलेशन दे दें तो आप क्या बोलते, आप वर्क के रिलेशन के लिए बोलते कि वर्क का रिलेशन होता माइनस rt ln v2 अपॉन v1, बिकॉज ये पे dw नहीं होता। समझ आई ये पहला रिलेशन कैसे डिराइव किया dq और dw को? यस सर। मैं आपको क्वेश्चन यूं दे सकता हूं, मैं आपको ये फाइनल डेरिवेशन दे सकता हूं। अब ये फाइनल डेरिवेशन देने के बाद हिंट देने, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बनता इस तरह है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं। हो सकता है मेरा पहला पार्ट ये हो, दीज आर द टू इक्वेशंस बेस्ड ऑन सम आइडियल गैस प्रोसेस dq dw। मेरा पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आपको यह मालूम होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। आपने कहा प्रेशर है, इंडिपेंडेंट आपने कह दिया। दूसरा पार्ट मेरा हो सकता है शो दीज इक्वेशंस, हाउ दीज इक्वेशंस आर डिराइव्ड। फिर आपको ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो आप तीन चीजें तो पक्का समझ लें, आपके पेपर में डेरिवेशन भी आएगा, आपके पेपर के अंदर क्या नाम है कंसेप्चुअल भी आएगा, आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी आएगा। अभी जब ये एक क्लास खत्म होती है आई विल शो यू अ सैंपल पेपर दैट आई मेक। एक मैं आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूं ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। तो ये तो आप याद रख लीजिएगा कि ये, इसलिए मैंने पहले कहा है कि डेरिवेशन के लिए अलग बुक बनाएं ताकि आप अपने डेरिवेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या डेरिवेशन करवा दी हैं, अभी तक आई हैव टॉट यू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन, आई हैव टॉट यू द एंथैल्पी का डेरिवेशन, आई हैव टॉट यू द मेयर्स इक्वेशन डेरिवेशन। दिस इज डेरिवेशन नंबर 4। यहां तक कोई मसला नहीं है ना? अब मैं केस 2 के ऊपर जा रहा हूं। केस 1 was pressure is constant, केस 2 वॉल्यूम इज सब्जेक्ट। सर जी सर आपने वो जो सीवी वाली इक्वेशन बनाई सर, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू भी होता है, तो डेल्टा क्यू की जगह पे हमने सीवी डेल्टा टी क्यों नहीं पुट किया? देखें, क्योंकि यहां पर हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, पहली बात हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ। दूसरी बात, यहां पर तो हमें मालूम ही नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम है कांस्टेंट प्रेशर है, ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट लॉ को सिंप्लीफाई किया है। मैंने इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ अभी डाला है, अभी तो मैंने बात उसकी की नहीं सर, है। आपने डेल्टा यू की जगह पे वो पुट किया है ना, सीवी डी टी। जी तो सर डेल्टा यू डेल्टा क्यू के इक्वल भी होते हैं ना, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं, क्योंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है ना ये, आप बोल रहे तो हैं फिर डी एंथैल्पी पे की क्यों नहीं जगह पे किया है, क्योंकि वो नहीं, देखें। एंथैल्पी नहीं, क्यू, हीट पे। हाँ तो हीट हीट पे क्यों नहीं किया हमने सीवी डी हीट टी? हीट पे क्यों नहीं पुट किया सीवीडीटी? हीट पे कैसे आएगा सीवीडीटी? हीट पे ही तो पुट किया है। डेल्टा क्यू क्या होता है, एक हीट है दूसरा वर्क है ना। नहीं मैंने सर, आपने इंटरनल एनर्जी पे पुट किया था ना सीवी डी टी। जी इंटरनल तो एनर्जी मैं पे ये नहीं। कह रहा हूँ कि देखें 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 देखें
इंटरनल एनर्जी पे मैंने नहीं पुट किया। देखें मैंने, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है ना डेल्टा यू। अब आप ये बोल रहे हैं कि मैंने डेल्टा यू की जगह सीवी डेल्टा टी क्यों लिख दिया है और डी क्यू की जगह सीवी डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये क्योंकि मुझे डी क्यू की रिलेशन ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी क्यू। अगर मैं यहीं पर खुद ही सोच लें, अगर मैं यहां भी सीवी डेल्टा टी डाल दूं तो मेरा आंसर क्या बचेगा? ओके सर। आंसर कैसे सर निकलेगा जी? सर बोले। एक क्वेश्चन सर ये आ रहा है सर कि जो आपने जो पी के लिए लिया है कि सर के ये जो है ना हमारा जो है ना सब्जेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या लिया है Subject dependent- हाँ, क्या हुआ तो? सर कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ यही समझ रहा हूँ सर कि पी जो है ना इसमें कांस्टेंट है, ये आपने सब्जेक्ट डिपेंडेंट लिया है तो बस हो गया सर। जी अच्छा। टेम्परेचर और वॉल्यूम देखेंगे तो खुद आगे भी समझ आ जाएगी। दूसरा क्या है, केस टू। केस टू क्या है, V इज योर सब्जेक्ट डिपेंडेंट। V इज योर सब्जेक्ट, यानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल V होगा। सबसे पहला स्टेप, आंख बंद कर कर आइडियल गैस इक्वेशन लिख दें, PV इज इक्वल टू RT। अब P को सब्जेक्ट बनाने के बजाय आप V बना दें। V को आपने क्या किया, RT अपॉन P। अब आप क्या करें, आप इसको रिप्लेस करें फर्स्ट लॉ के अंदर। अगेन फर्स्ट लॉ का Q की टर्म्स क्या है, dq इज इक्वल टू CV डेल्टा टी प्लस PdV। अब सबसे पहले देखें कि यहां पर क्या है, यहां पर आपने V को सब्जेक्ट बनाया है, यहां पर क्या है PdV, यानी आपको डेरिवेशन यहां पर लानी पड़ेगी dV की जगह। थोड़ी सी अपनी आंखें खोलें, अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको देखें V को, तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम R है, R है। T और P वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आपकी आसानी के लिए मैंने आपको यहां पर लिख भी दिया है, dV आप करेंगे बाय द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, uv डैश प्लस vu डैश, यानी पहला वेरिएबल वैसे के वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव, इसी तरह दूसरा वैसे के वैसा, पहले का डेरिवेटिव। कांस्टेंट सिर्फ r है। तो आपने अज्यूम कर लिया कि आपका जो u है वो t है, आपका जो v है वो p है। v यानी स्मॉल वेरिएबल v यानी वॉल्यूम नहीं, जो आपका v है वो p है। अब आप क्या सर यहाँ पर करेंगे, डिवाइड एंड रूल नहीं लगेगा सर? कर कर देख लें, अगर मैं डिवाइडेंड को ऊपर ले गया तो प्रोडक्ट रूल नहीं लग जाएगा, अगर मैंने -1 कर लिया। हाँ सर तब सही होगा सर, आपको वहाँ ये देखें ना मैंने क्या किया, मैंने अब क्या सही है किया, सर। मैंने मैंने P को ऊपर ले गया ताकि मेरे लिए आसानी हो गई। ये जो P टू द पावर 1 था, इसको मैंने P टू द पावर -1 कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, R मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय P टू द पावर -1। पहले मैं कर रहा हूं UV डैश, उसके बाद मैं कर रहा हूं VU डैश। तो अब मुझे फॉलो करें, जब मैंने V का डेरिवेटिव लिया, R वैसे के वैसे कांस्टेंट है, मेरा U जो था वो T था, T को मैंने चेंज नहीं किया। मैंने डेरिवेटिव लगाया P-1 के ऊपर। -1 का जब डेरिवेटिव में लगाऊंगा तो -1 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ये P कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ गया। वो जो -1 था उसके अंदर एक माइनस में ऐड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेरिवेशन, ये -2 हो गया, ये dp हो गया, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा। दूसरे वाले के अंदर मैं डेरिवेटिव t के ऊपर लगा रहा हूं, और अगर ऊपर मेरे पास तो मैं डेरिवेटिव t पे लगा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, rp dt, p मेरा कांस्टेंट है दूसरे वाले में, तो मैंने rp को कांस्टेंट ले लिया, इन टर्म्स ऑफ dt कर लिया। अब मैंने अपनी आसानी के लिए ये जो बहुत मैसी सा इक्वेशन लग रहा है, इसको मैंने सिंपल कर लिया। मैंने क्या किया, इस माइनस को बाहर ले गया, -RT अपॉन पी स्क्वायर dp प्लस R अपॉन p dt। अभी तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिया।
यहां तक कोई मसला है सिंप्लीफिकेशन के अंदर? इट इज नथिंग बट कैलकुलस एंड सिंपल मैथमेटिक्स. नो सर. ओके. ये रट्टा मार कर नहीं होगी, ये प्रैक्टिस कर होगी. अब ये जो मेरी टर्म है, दिस इज माय dv टर्म. नाउ आई कैन पुट इट इन द इक्वेशन फॉर माय dq. dq का इक्वेशन मैंने पहले लिखा हुआ था, cv dt प्लस pdv. cv dt को मैंने वैसे के वैसे रहने दिया. अब p मेरा कांस्टेंट है, p को मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया. अब बाकी का जो dv है मैंने उसको अंदर लिख दिया, माइनस आर टी पी स्क्वायर डी पी प्लस आर पी अपॉन डी पी डी टी. वॉट डू आई डू नाउ? आई टेक वॉट एवर इज कॉन्स्टेंट आउटसाइड. मुझे मालूम है आर अपॉन पी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये आर अपॉन पी स्क्वायर है, ये आर अपॉन पी है. इफ आई टेक आर अपॉन पी आउटसाइड, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरे पास रह जाएगा सिर्फ माइनस टी पी अपॉन डी पी प्लस डी टी. सिर्फ ये रह गया. अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने p और p को कैंसिल कर सकता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए. यहां तक कोई मसला? नो सर. नो सर. अच्छा देखें, मुझे मालूम है हम ऑनलाइन कर रहे हैं, डेरिवेशन थोड़े हार्ड हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं. ओके सर, यहाँ तक क्लियर है. सर कहाँ चले गए? लाइट चली गई सर की. सर की लाइट चली गई है तो सर आ रहे हैं 2 मिनट में, आप कहीं नहीं जाइएगा. ओके. जो हुकुम सर. आप भी हमारे सारे. मैं ऑडिबल हूँ? जी सर. अच्छा, जब आप लोग ये Yes, रिकॉर्ड sir. देखिए, 5 मिनट का डिले स्किप कर आगे चले जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी. अच्छा, तो इस तरह मैं आपको ये बोल रहा था कि ये डेरिवेशन मैंने कर तो दी है, पूरी रात भर बैठा हुआ था, तो इसको प्लीज देखकर जरा फॉरवर्ड इसको देख लीजिएगा किस तरह करनी है, क्योंकि
चांसेस हैं कि हो सकता है कोई ना कोई डेरिवेशन आ जाए। तो ये वाली समझ आ गई कि डेरिवेशन कैसे आ गई, सीवी डी टी प्लस पी इंटू पी आर, ये मैं किस फॉर्म के अंदर किस तरह डी क्यू को लेकर आया। ये आखिरी लाइन देखें। अब मैं एक स्टेप फॉरवर्ड जाता हूँ। सर वो स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अरे वो यस सर। नहीं, वो बंद हो गई होगी, वो मैं बाहर गया था तो लाइट ऑन करने। शो हो तो बताइएगा प्लीज। यस सर, अब आ गई, आ गई जी सर, सर, आ हो गई। गई सर। चलें, तो ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पर डी क्यू को मैंने ये एक क्वेश्चन है सर। बोलें। सर हमने जो डेल्टा यू के लिए सीवी डेल्टा टी लिया है, तो आप सीपी डेल्टा टी भी ले सकते थे या सीवी लेना है हमेशा? सीपी आप कैसे लेंगे? डेल्टा यू से सीपी कभी भी रिलेट नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सीवी डेल्टा यू के साथ होता है, सीपी डेल्टा एच के साथ होता है। ओके ओके सर, मैं भूल गया। अच्छा चलें, अब लास्ट लाइन देखें। मैंने पी को सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने जो मेरे पास बचा है ना, उसको मैंने वैसे के वैसे लिख लिया। मेरे पास क्या बचा है? CVDT। मैंने CVDT को वैसे के वैसे लिख लिया। अब अगर आप यहां देखें तो ये पी गया, ये पी गया, मेरे पास बचा क्या है? R बचा है। तो पहली टर्म मेरी हो जाएगी माइनस RTP अपॉन DP, दूसरी टर्म मेरे पास हो जाएगी माइनस RDT। ये तीन टर्म्स हो जाएंगी। इन तीन टर्म्स को मैंने यहां पर लिख दिया। सॉरी, माइनस आर नहीं, ये प्लस आर हो रही है दूसरी वाली। अब जो मैंने इन टर्म्स को जब यहां पर लिखा, तो मेरे पास ये बन गया CVDT माइनस RTP अपॉन DP प्लस RDT। अब देखें, CVDT प्लस RDT, DT को इग्नोर कर दें, CV प्लस R क्या बनता है? लिखा हुआ भी है मैंने, CP बनता है, CP बनता है। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर डायरेक्ट CPDT लिख दिया है। ये आखिरी लाइन देखें, CPDT माइनस RTP अपॉन DP। ये जो रिलेशन है ना, CPDT माइनस RTP अपॉन DP, ये है, ये अब मेरे पास रिलेशन आई है। नंबर 4 जो है, नंबर 4 किस तरह आई? नंबर 4 इस तरह आई कि मैंने नंबर 3 के अंदर CV और R को CP बना दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। दूसरी टर्म मेरी वैसे की वैसे रही। जब ये हो गया तो मैंने क्या किया? मैंने 4 को दोबारा 3 के अंदर डाला टू गेट द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ DQ। मेरी 3 इक्वेशन क्या थी? मेरी 3 ये वाली इक्वेशन थी। अगर आप 3 को देखें, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये DQ की इक्वेशन थी ना, इधर मैं DQ लिखना भूल गया। तो मैंने जब यहां पर डाला तो मेरे पास सिर्फ बच गया CPDT माइनस RTDP अपॉन P। ये इक्वेशन समझ आई DQ की कैसे आ गई? यस सर, यस। अब DW के लिए क्या होगा? आप बताएं, DW के लिए क्या होगा? सर वो जो DW था हमारा, DW के लिए मुझे सिंपली DV की जगह पे जो हमने प्रूव की थी वैल्यू, DV की जगह पे जो हमने चीज डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकाला था माइनस RTDP अपॉन P स्क्वायर प्लस RDT अपॉन P, उसको पुट कर देंगे। बस वही सिर्फ पुट करना है। DW के लिए क्या करना है? DW के लिए क्या करना है? आपने पहले लिखना है DW इज इक्वल टू माइनस PDV, माइनस P वैसे के वैसा है। DV जो है वो आपने अभी अभी डेरिवेटिव निकाला है पीछे। यहाँ पर जो आपने सारी एक्सपेरिमेंट की है, ये सारा आपने DV निकाला है। सामने जो नंबर 2 है, आपने सिर्फ इक्वेशन 2 को DV की जगह डालना है, सिंप्लीफाई करना है। आपको अपनी DW की टर्म मिल गई RTDP अपॉन P माइनस RDT। ये बात समझ आई? यस सर, यस। अच्छा, तीसरी चीज क्या रह गई? तीसरी चीज रह गई टेम्परेचर कांस्टेंट। मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर ली। टेम्परेचर कांस्टेंट वही चीज होगी केस 3, T इज द सब्जेक्ट।
सबसे पहले PV इज इक्वल टू RT, T को आप सब्जेक्ट बनाएं, PV अपॉन R, आप वही इक्वेशन लिखें, T इज इक्वल टू PV R। अब आप DQ का इक्वेशन देखें, DQ के इक्वेशन के अंदर आपके पास एक टर्म आ रही है CV DT, दूसरी टर्म आ रही है PDV, CV DT आ रही है और PDV आ रही है। अब यहां पर DT है, ऊपर आपके पास T है, तो DT के लिए आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। और अब यहां पर जो डेरिवेट है ना वो ज्यादा आसान है, पहले तो मैंने नीचे से ऊपर लेकर गया था ना, अब मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात वही है, मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। मेरा एक वेरिएबल है P, मेरा दूसरा वेरिएबल है V, एक दफा मैं P पे डेरिवेट लगाऊंगा, दूसरी दफा मैं V पे डेरिवेट लगाऊंगा, R वैसे का वैसे कांस्टेंट रहेगा। तो फर्ज करें मैंने पहला मेरा डेरिवेटिव है वो किसके ऊपर हो रहा है, मेरा पहला डेरिवेटिव लग रहा है V के ऊपर। तो अब ये देखें, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल राइट dt इज इक्वल टू R कांस्टेंट है 1 अपॉन R, P में वैसे के वैसे ही लिखूंगा, मैं U को कॉपी करता हूं, UV डैश प्लस VU डैश, मैं U को वैसे वैसे लिखता हूं, V मेरा V था वो dV बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव dV बन गया, सॉरी V का डेरिवेटिव dV बन गया। उसके बाद यही चीज मैं दूसरे के साथ करूंगा, V अपॉन R इन टर्म्स ऑफ P करूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया, V अपॉन R dP। कोई मसला है डेरिवेटिव्स के अंदर? नो सर। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब मैंने क्या करना है, वही चीज करनी है, मैंने इसको 2 को डालना है ओरिजिनल DQ इक्वेशन में। पहले DQ के इक्वेशन में डालें, आप DQ का इक्वेशन लिख लें। DQ का इक्वेशन था CV डेल्टा T, CV को बाहर रहने दें, डेल्टा T की जगह आप ये सारा टर्म डाल दें जो आपने डेल्टा T को ढूंढी है, और प्लस PDV को वैसे के वैसे रहने दें क्योंकि यहां पर आप डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ T ढूंढ रहे हैं, आप डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ V नहीं ढूंढ रहे। अब आपने क्या किया, वही चीज है, मैं देखूं मेरे पास कांस्टेंट क्या है, जो R मेरा है ना PDV अपॉन VR, VR अपॉन DP, R कांस्टेंट है, मैं R को बाहर ले गया, तो मेरा बन गया CV अपॉन R, अंदर मेरे पास रह गया PDV माइनस PDV प्लस VDP प्लस PDV। अब मैंने वो CV अपॉन R जो बाहर है उसके साथ खोला, CV अपॉन R मल्टीप्लाई बाय VDP, इसी तरह CV अपॉन R मल्टीप्लाई बाय PDV प्लस PDV। ऊपर PDV पहले लिखा हुआ था, VDP बाद में लिखा था, मैंने इसलिए इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि मेरी आखिरी टर्म PDV है, मैंने कहा दोनों PDV टर्म्स को मैं साथ ले जाऊं मेरे लिए आसानी होगी। अब क्या है, CV अपॉन R VDP। अब जो मेरी दूसरी और तीसरी टर्म है उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन PDV है, PDV को मैंने बाहर लिया, बचा क्या मेरे पास, CV अपॉन R बचा प्लस 1 बचा, क्योंकि PDV कॉमन 1 हो गया। यहां तक क्लियर है, प्लस 1 कैसे आया? यस सर, कॉमन निकालने के बाद अब क्या है, CV अपॉन R VDP वैसे के वैसे रहा, PDV वैसे के वैसे रहा, मैंने LCM ले लिया क्योंकि CV अपॉन R प्लस 1 है, इसका अगर मैं LCM ले लूंगा तो ये CV प्लस R अपॉन R बन जाएगा। ऊपर देखें, CV प्लस R क्या बन सकता है, CV प्लस R मेयर्स इक्वेशन बन सकता है, CP बन सकता है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, CV VDP अपॉन R प्लस PDV CP अपॉन R, यही चीज मैंने की है, प्लस PDV CP अपॉन R, ये मेरा DQ का रिलेशन आ गया, CV अपॉन R प्लस VDP प्लस CP अपॉन R PDV। और DW क्या है, DW माइनस PDV है, यहां पर हमने फंक्शन बनाया था विद टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, तो इसको हम वैसे के वैसे रहने देंगे, इसके रिलेशन को माइनस PDV, इसके रिलेशन को नहीं छेड़ेंगे, तो DW would remain as minus PDV. So I have shown you the derivations for keeping T common, T common, V common. अब बात आती है कि इन 4 या 5 डेरिवेशन जो मैंने करवाए हैं, हो सकता है मैं आपको यही वाला डेरिवेशन दे दूं, DQ is equal to CV upon R
VDP plus CP upon R PDV। मैं आपसे पूछूं आइडेंटिफाई द, पहला क्वेश्चन वही, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि डिराइव दिस इक्वेशन। अब मैं रट्टे को इनकरेज नहीं करता हूं, मैं शॉर्टकट्स मेथड देखता हूं, कोई रट्टे का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग होंगे वो ये इक्वेशन को रट्टा मार लेंगे, कुछ लोग होंगे वो स्मार्टली इसको देखेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि अगर मैंने आपको DQ का इक्वेशन दे दिया, आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसको सब्जेक्ट बनाऊं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो DQ के टर्म्स में नहीं होगा क्योंकि वो चेंज हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर DQ क्या है, CV अपॉन आर VDP प्लस CP अपॉन आर PDV। यहाँ इस इक्वेशन में प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके DQ में देखें, केस 2 के, केस 2 के DQ में मेरे पास क्या है, प्रेशर भी है, DT भी है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वॉल्यूम। केस 1, केस 1 के DQ में क्या है, CV है, RT है, यानी DV है, DT है। कौन सा वेरिएबल नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो अगर मैंने आपको इनमें से कोई भी रिलेशन दे दिया और ये पूछ लिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये तो आपको इक्वेशन देखकर ही मालूम पड़ जाएगा कि मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है और क्या करना है। बात समझ आए? ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को किसी को फॉलो नहीं करना है, उन्हें रट्टा लगाना है, बी माई गेस्ट, आप रट्टा भी लगा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया था कि एक छोटी सी ट्रिक है, आप इस ट्रिक से अपने आप की ख्वारी बचा सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है। कोई मसला? नो सर। नो सर। मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।